जैसे ही लिन फेई ने वांग शाओरू के चेहरे को ध्यान से देखा, उसने महसूस किया कि वह रहस्यमयी मुस्कान अचानक गायब हो चुकी थी, मानो वह कभी थी ही नहीं। लिन फेई को कुछ अजीब लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या ये मेरी ही इल्यूजन थी? लिन फेई, तुम मेरे चेहरे को ऐसे क्यों घूर रहे हो? क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदा लगा है? वांग शाओरू ने अपना साफ और नाजुक चेहरा छूते हुए थोड़ी उलझन के साथ पूछा। कुछ नहीं। लिन फेई ने नजरें हटा ली, सिर हिलाया, दिल में उठी अजीब सी भावना को दबाया और दोबारा खाने की जंग में लग गया। वांग शाओरू हल्के से मुस्कुराए। मूवी टिकट बुक करने के बाद उसने मोबाइल साइड में रखा, टेबल पर रखा हैमबर्गर उठाया और खाने लगी। स्पिरिट वर्ल्ड सोलबर्ड टेरिटरी के उत्तर में, जहां से ब्लू स्टार के लिए वर्ल्ड चैनल खुलता है, वह इलाका एक यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के अधिकार में है। इस यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के क्षेत्र में पहाड़ बेहद उबड़-खाबड़ है, बादलों को चीरते हुए आसमान तक जाते हैं और हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं। कोई नहीं जानता कि इनमें कितने एलियन बीस्ट्स रहते हैं। सच कहें तो पिग हेड लॉर्ड जूटोंग के अधीन आने वाली 2 दर्जन से ज्यादा एलियन बीस्ट शक्तियों में यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की ताकत सबसे ज्यादा मानी जाती है। इसी यूनिकॉर्न बीस्ट को अपने पक्ष में रखने के लिए जोटोंग ने पिग हेड ट्राइब को सख्त आदेश दिया था कि वे यूनिकॉर्न टेरिटरी से 5 किलोमीटर के भीतर ना जाएं और न ही उसके इलाके में एलियन बीस्ट्स का शिकार करें। ऊपर से देखने पर यह आदेश यूनिकॉर्न मॉन्स्टर के पक्ष में झुका हुआ लगता है, लेकिन असल में यह उन पिग हेड ट्राइब्स की रक्षा के लिए था जो उसके इलाके के आसपास बसने की सोच रखते थे। पिग हेड ट्राइब्स अच्छी तरह जानते थे कि अगर कोई कबीला उसके इलाके के पास बसने या शिकार करने की कोशिश करता और यूनिकॉर्न मॉन्स्टर की नजर में आ जाता, तो उसका अंत लगभग तय होता। यह जंगली पहाड़ी इलाका, जिसे पिग हेड लॉर्ड ने निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया था, ज्यादातर पिग हेड्स के लिए रहस्यमय होने के साथ साथ बेहद खतरनाक भी था। कई सालों से शायद ही कोई पिग हेड वहां शिकार करने की हिम्मत कर पाया हो। लेकिन इन्हीं पहाड़ों की गहराई में एक नुकीले शिखर के नीचे कुछ ऐसे जीव छिपे हुए थे जो इस दुनिया के बाकी सभी जीवों से अलग थे। आसमान में विशाल सूरज चमक रहा था। ऊपर से देखने पर नीचे का जंगल शांत लगता था, लेकिन जंगल के भीतर कदम रखते ही यह पूरी तरह दूसरी दुनिया जैसा महसूस होता। ऊंचे ऊंचे प्राचीन पेड़ जिनकी शाखाएं और चौड़े पत्ते आसमान को लगभग ढक लेते थे। नीचे अनगिनत अनजान झाड़ियां और हरे भरे बेल जो पूरे जंगल को जकड़े हुए थी। जंगल के भीतर तापमान बहुत ज्यादा था और नमी तो और भी भयानक। सूरज की गर्मी से उठती भाप अजीब सा माहौल बना रही थी, जिससे यह घना जंगल और भी रहस्यमयी लग रहा था। हालांकि जमीन पर कांटों की भरमार थी और आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन लगता था, फिर भी ब्लू स्टार से आई एक टीम चुपचाप स्पिरिट वर्ल्ड में माइनिंग करने पहुंची हुई थी। इस टीम की ताकत साधारण नहीं थी। जंगल की ये कठिनाइयां उन्हें रोक नहीं पा रही थी। सबसे आगे रास्ता बनाने वाला लियांग वे बेलों पर चढ़कर और पेड़ों के बीच हवा में छलांग लगाकर पीछे चल रहे साथियों को रास्ता दिखा रहा था। असल में उनके पास लौटने का एक और आसान रास्ता था, लेकिन पिछली बार जब डुजिनमिंग कुछ लोगों के साथ और लूट कर वापस जा रहा था, तो वे तीसरे लेवल के हाई स्टेज बीस्ट्स के एक झुंड से टकरा गए थे। तभी से उस रास्ते को पूरी तरह छोड़ दिया गया। बाद में दोबारा जांच करवाई गई और फैसला सही साबित हुआ। उस रास्ते पर कई शक्तिशाली स्ट्रेंज बीस्ट गार्ड्स थे, जिनमें से कई थर्ड ऑर्डर पीक तक के थे। कुछ महीने पहले पकड़े गए पिग हेड से मिली जानकारी के अनुसार लियांग वे और उसकी टीम को यह तो पता कि जिस जगह वे माइनिंग कर रहे थे वह एक फोर्थ ऑर्डर एलियन लीडर का इलाका है, लेकिन उसकी असली ताकत कितनी है यह किसी को नहीं मालूम था। अब जब वापसी के रास्ते पर इतने शक्तिशाली गार्ड्स दिखे, तो सभी को समझ आ गया कि उस एलियन बीस्ट लीडर को शायद कुछ शक हो चुका है। ठीक उसी समय उनके माइनिंग मिशन की तय सीमा भी पूरी हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने बिना देर किए सामान समेटा और वापसी की तैयारी शुरू कर दी। कई मीटर मोटी विशाल बेलें प्राचीन पेड़ों के बीच मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई थी। बेलों पर जमी का नमी के कारण बेहद फिसलन भरी थी। जरा सी चूक में कोई भी नीचे गिर सकता था। ये मुश्किलें आम इंसान को तोड़ सकती थी, लेकिन थर्ड ऑर्डर पीक ताकत वाले लियांग वेई के लिए यह कुछ भी नहीं था। उसने अपनी स्पिरिचुअल वेपन तलवार से शाखाएं काटी और तेजी से आगे बढ़ता गया, रुकते चलते, बेलों की दिशा के सहारे रास्ता बनाते हुए। जमीन पर कांटेदार झाड़ियां कोई बड़ी समस्या नहीं थी।
असली परेशानी थी जंगल में लगातार मंडराते कीड़े, अजीब और भद्दे स्ट्रेंज बीस्ट्स और अचानक हमला करने वाले मैन ईटिंग प्लांट्स। जैसे सामने बाएं पेड़ के तने पर लटका हुआ एक लॉन्ग टेल्ड फोर आइड बीस्ट, जिसकी ताकत बस थर्ड ऑर्डर मिड स्टेज थी। वह देखने में रोएंदार और बेगुनाह लगता था, ठीक ब्लू स्टार के स्लॉथ जैसा। लेकिन अगर कोई उसके 2 मीटर के भीतर आता तो वह बिजली की रफ्तार से छिपटता, दांत और पंजे निकालकर। उसका काला बदबूदार मुंह और टेढ़े मेढ़े दांत साफ बताते थे कि वह एक खतरनाक स्कैवेंजर है। ऐसे ही जंगल में दिखने वाले सुंदर पौधे भी उतने ही जानलेवा थे। स्पिरिट वर्ल्ड के अनुभव ने लियांगवे और उसकी टीम को एक बात अच्छे से सिखा दी थी, जितनी सुंदर चीज उतनी ही ज्यादा घातक। एक बार वे हरी बेलों पर उगते चमकदार फूलों के एक समूह के पास पहुंचे। जैसे ही लोग रुके, वे फूल शर्मीली लड़की की तरह बंद हो गए। नजारा इतना सुंदर था कि सब कुछ पल भर के लिए भूल गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वही फूल हवा में चुपचाप साइकेडेलिक पॉलन छोड़ चुके थे। अगर टीम के कुछ थर्ड ऑर्डर पीक कल्टीवेटर्स ने पहले ही खतरा महसूस किया होता और सबको वहां से ना हटाया होता, तो थर्ड ऑर्डर अर्ली स्टेज वाले लोग बिना समझे ही फंस चुके होते। इन फूलों के अलावा खून जैसे लाल रंग वाले विशाल फरांगा प्लांट्स और जहरीले कांटों से ढके स्नेल जैसे जीव भी थे। खतरे के मामले में यूनिकॉर्न मॉन्स्टर का इलाका सोल बर्ड टेरिटोरी से कहीं ज्यादा डरावना था। किस्मत से टीम में कई थर्ड ऑर्डर पीक कल्टीवेटर्स थे, जिनकी वजह से हर घातक जाल समय रहते पहचान लिया गया। और जो भी स्ट्रेंज बीस्ट्स हमला करने आए, आखिरकार वे सब जंगल की खाद बन गए। चोरी करने वाली टीम पूरी सावधानी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही थी। लैंगवे और उसकी टीम की ताकत काफी ज्यादा थी, फिर भी लगातार हमला करते स्ट्रेंज बीस्ट से निपटना आसान नहीं था। एक के बाद एक हमलावर मॉन्स्टर्स को खत्म करते हुए यह सफर उनकी शारीरिक क्षमता के लिए भी एक बड़ी परीक्षा बन चुका था। चाहे उनकी एंड्योरेंस कितनी भी अच्छी हो, लगातार लड़ते रहने से थकान तो होना ही था। टीम के कुछ कमजोर सदस्य तो हल्का सा चक्कर भी महसूस करने लगे थे। लियांग वे ने तलवार से चिपटकर आए एक चूहे जैसे मॉन्स्टर को मार गिराया। यह हमला खत्म होते ही उसने अपनी पीठ पर टंगे बैकपैक से पानी की बोतल निकाली, ढक्कन खोला और पूरा पानी अपने सिर पर उंडेल लिया। मगर इससे राहत मिलने की बजाय शरीर और भी ज्यादा गर्म और चिपचिपा लगने लगा। उसने गहरी सांस ली, लेकिन नाक के अंदर जमा चिपचिपा म्यूकस सांस लेने में रुकावट पैदा कर रहा था, जिससे उसे और भी असहज महसूस हुआ। उसे लगा कि उसे सच में हल्का सा हीट स्ट्रोक हो रहा है। आखिरकार इतनी उमस भरे जंगल में लगातार चलना, भले ही वह थर्ड ऑर्डर पीक का प्रैक्टिशनर क्यों न हो, शरीर पर भारी पड़ता ही है। मुझे हीट कम करने की दवा दो, लियांग वेई ने पीछे चल रहे साथी से कहा। थर्ड ऑर्डर अर्ली स्टेज ताकत वाला एक इन्वेस्टिगेटर तुरंत अपने बैकपैक से दवाइयों का डिब्बा निकालकर खोलता है और लियांग वेई को देता है। मुझे भी एक दो। इसके बाद टीम के लगभग सभी सदस्यों ने एंटी हीट मेडिसिन ले ली। ये जंगल सच में दम घोंट देने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे भाप वाले कमरे में चल रहे हों। फेंगहू ने केतली से पानी पीते हुए कहा। हाँ, इससे पहले जिन जंगलों से गुजरे थे, वे भी उमस भरे थे, लेकिन वहां तापमान इतना ज्यादा नहीं था। दुजिनमिंग ने सहमति जताई। लियांगवे, हम लोग कई घंटों से लगातार चल रहे हैं। कोई हवादार जगह कर थोड़ा आराम कर लेते हैं। अगर ऐसे ही चलते रहे तो शरीर जवाब दे देगा। थर्ड ऑर्डर पीक ताकत वाले इन्वेस्टिगेटर लाओ चेन ने सुझाव दिया। ठीक है, लियांगवे ने सिर हिलाया। असल में इस माइंड स्टीलिंग स्क्वाड के पास एक पोजिशनिंग डिवाइस था, जो वर्ल्ड चैनल की दिशा बताता था। लेकिन अब वे किसी अजीब से इलाके में दाखिल हो चुके थे, जहां उस डिवाइस पर असर पड़ रहा था और वह सही दिशा नहीं दिखा पा रहा था। इसी वजह से रास्ता खोलने की जिम्मेदारी संभाल रहे लियांग वे को बार बार ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर चढ़ना पड़ रहा था, ताकि आसमान में सूरज की स्थिति देखकर अपनी जगह और सही दिशा का अंदाजा लगा सके। टीम ने और लगभग 10 मिनट तक चलने के बाद अचानक उनके कानों में पानी की आवाज पड़ी। ध्यान से सुनने पर यह पक्का हो गया। सबके चेहरे पर जान लौट आई और वे तेजी से आगे बढ़ने लगे। पानी की आवाज से अंदाजा लगाया जा सकता था कि आगे कोई नदी है। नदी वाले इलाके आमतौर पर ठंडे होते हैं और इस गर्मी में झुलस रही टीम को इसकी सख्त जरूरत थी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, घने जंगल में रोशनी और भी कम होती गई और चिड़ियों की आवाज तक गायब हो गई। हालांकि सब जल्द से जल्द नदी तक पहुंचना चाहते थे, फिर भी उनकी सतर्कता कम नहीं हुई।
इस अजीब बदलाव को महसूस करते ही सबने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। स्क्वीक। अचानक लियांग वेई के सामने एक परछाई उड़ती हुई आई। उसकी आंखें सिकुड़ गई, कदम वहीं रुक गए और उसने अपनी स्पिरिचुअल वेपन तलवार उठाकर सामने मौजूद स्ट्रेंज बीस्ट पर नजरें गड़ा दी। ये एक स्क्विरल स्ट्रेंज बीस्ट था, जिसकी ताकत सेकेंड ऑर्डर अर्ली स्टेज की थी। उसका रंग ग्रे भूरा था और उसका आकार बस एक हथेली जितना। वह किसी पेड़ पर बैठा नहीं था, बल्कि हवा में मंडरा रहा था और लियांग वेई की टीम का रास्ता रोके खड़ा था। एक ऐसा स्ट्रेंज बीस्ट जिसने उड़ने की एबिलिटी अवेकन कर ली है, सबने मन ही मन सोचा। स्क्वीक। लियांग वेई ने देखा कि वह हमला नहीं कर रहा, तो उसने तलवार घुमाकर एक फेक अटैक किया। असल मकसद उसे भगा देना था। स्क्विरल तेजी से कुछ दूरी पर हट गया, लेकिन फिर भी रास्ता रोके खड़ा रहा। यह देखकर लियांग वेई और बाकी लोग थोड़े उलझन में पड़ गए। क्रैक। इसी बीच आगे के अंधेरे जंगल से किसी शाखा के टूटने की आवाज आई। आवाज सुनते ही रास्ता रोकने वाला स्क्विरल लियांग वेई के सिर के ऊपर से उड़ता हुआ निकल गया और गायब हो गया। आवाज सुनते ही लियांग वेई पूरी तरह सतर्क हो गया। उसने तेजी से अंधेरे जंगल की ओर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। परसेप्शन फैलाकर जांच की, फिर भी कुछ नहीं मिला। फिर भी वह आवाज कोई भ्रम नहीं थी। सामने का अंधेरा जंगल किसी विशाल मुंह वाले मॉन्स्टर जैसा लग रहा था, जो शिकार के अपने आप भीतर आने का इंतजार कर रहा हो। यहां कुछ गड़बड़ है, लियांग वेई ने मन में सोचा। पानी की आवाज सामने से ही आ रही थी। अगर पीछे हटते तो पता नहीं कितना चक्कर लगाना पड़ता। सबकी ताकत पहले ही काफी खर्च हो चुकी थी, डिटूर लेना मुमकिन नहीं था। ओल्ड चेन, अपनी एबिलिटी इस्तेमाल करके देखो, आगे कुछ एबनॉर्मल तो नहीं है, लियांग वेई ने पीछे मुड़कर कहा। ठीक है। ओल्ड चेन आगे बढ़ा। उसके दाहिने हाथ पर स्पिरिचुअल एनर्जी चमक उठी और उसने उंगलियां अपनी पलकों पर रख दी। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसका देखने का तरीका बदल गया और उसके दिल में ठंड सी दौड़ गई। दूर का अंधेरा जंगल मानो हट गया हो। पेड़ों के तनों पर मोटे, बाल्टी जितने मोटे सांप लिपटे हुए थे। वे सिर ऊंचा किए, जीभ बाहर निकाले हुए भावनाहीन स्नेक प्यूपिल से उन्हें घूर रहे थे। ये जंगल इतना उमस भरा और गर्म है। जल्दी आगे बढ़ो। इस डार्क फॉरेस्ट को पार करते ही ठंडी नदी मिल जाएगी, वहीं आराम कर लेना। एक भारी और कर्कश महिला की आवाज अंधेरे जंगल से गूंजी। ओल्ड चैन का सिर चकराने लगा। उसकी आंखों में चमकता हल्का सुनहरा प्रकाश धीरे धीरे डगमगाने लगा और वह अनजाने में आगे कदम बढ़ाने ही वाला था। हुफ, इतनी छोटी ट्रिक्स से मुझे फंसाने की सोच रहे हो? थर्ड ऑर्डर पीक ताकत वाला ओल्ड चैन झटके से संभल गया। स्पिरिट कंट्रोल वाली वह इन्फ्लुएंस उसने पल भर में तोड़ दी। ओल्ड चैन, क्या हाल है? आगे क्या है? लिंग वेई ने उसकी हालत देखकर तुरंत पूछा। आगे के डार्क फॉरेस्ट में सांपों जैसे एलियन बीस्ट्स का एक झुंड है। संख्या काफी ज्यादा है, कम से कम 40 से ऊपर। उनकी एबिलिटीज इंसानों की स्पिरिट को कंट्रोल कर सकती हैं। ओल्ड चैन ने गंभीर स्वर में कहा। अजीब है, मैंने अभी परसेप्शन से देखा, लेकिन कोई सायनिक फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हुई। लियांग वेई ने कहा। मेरी परसेप्शन भी उन्हें नहीं पकड़ पा रही। शायद ये डार्क फॉरेस्ट ही वजह है। ये इन एलियन बीस्ट्स की मदद कर रहा है, परसेप्शन और एक्सप्लोरेशन में इंटरफेरेंस पैदा कर रहा है। अगर मेरी एबिलिटी 100 मीटर के भीतर असली हालात देखने की न होती, तो मैं भी कुछ नहीं देख पाता। ओल्ड चैन ने समझाया। मेरे तो सिर घूम रहा है। पानी की आवाज के हिसाब से नदी बस इसी फॉरेस्ट के पीछे है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सीधे कुचलते हुए निकल चलते हैं। पसीने से तर पेंगहू ने प्रस्ताव रखा। लियांग ने साथियों की ओर देखा। सब पेंगहू की बात से सहमत नजर आ रहे थे। ठीक है, सब लोग थोड़ी दूरी पर हट जाओ, अपनी एनर्जी इमरजेंसीज के लिए बचाकर रखो। मैं सायोनिक बॉम्ब से इस डार्क फॉरेस्ट में रास्ता बना दूंगा। थोड़ी सोच के बाद लियांग वेई ने कहा। पेंगहू, ओल्ड चेन और बाकी लोग तुरंत पीछे हट गए। इसके बाद लियांग वेई ने अपने बैकपैक से एक क्यूब स्पेशल आर्टिफैक्ट निकाला। थोड़ी सी साइकिक एनर्जी डालते ही वह एक्टिवेट हो गया और उसकी हथेलियों में दो गहरे काले स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स प्रकट हुए। ये वही सायोनिक बॉम्ब्स थे, थर्ड ऑर्डर पीक प्रैक्टिशनर्स की पूरी ताकत से भरे हुए। उसने सामने की पत्तियों को हटाया और अंधेरे जंगल के सामने खड़े उस सीधे खड़े एप को जिज्ञासा से देखा। लियांग वेई ने सायोनिक बॉम्ब में स्पिरिचुअल एनर्जी डाली और पूरी ताकत से उसे आगे के डार्क फॉरेस्ट में फेंक दिया। हल्के सुनहरे आभा से घिरा सायोनिक बॉम्ब तेज सीटी जैसी आवाज के साथ जंगल के भीतर जा धंसा। बूम, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ।
साइनिक बॉम्ब के फटते ही शक्तिशाली शॉक वेव निकली, जिसने 100 मीटर के दायरे में मौजूद सारे पेड़ों को तहस नहस कर दिया। लकड़ी के टुकड़े, टूटी शाखाएं और पत्तियां चारों ओर उड़ गई। धुआं और धूल आसमान में भर गई और गिनती से बाहर चीखें गूंज उठी। पहले सायोनिक बॉम्ब के बाद लियांग वेई ने फिर से परसेप्शन फैलाया। इस बार वह साफ तौर पर दूर के डार्क फॉरेस्ट में दर्जनों सायोनिक फ्लक्चुएशंस महसूस कर पा रहा था। इस धमाके ने तुम्हें बाहर आने पर मजबूर कर दिया, लियांग वेई ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ा दूसरा सायोनिक बॉम्ब एक्टिवेट किया और उसे भी दूर के डार्क फॉरेस्ट की ओर फेंक दिया। शू, बूम। पहले धमाके में ही डार्क फॉरेस्ट के भीतर मौजूद स्नेक्स एलियन बीस्ट्स का बड़ा हिस्सा मारा या घायल हो चुका था। वे अभी संभल भी नहीं पाए थे कि दूसरा सायोनिक बॉम्ब आ गया। दूसरे विस्फोट ने बचे हुए स्नेक्स की मानसिक रक्षा पूरी तरह तोड़ दी। धमाके के बाद वे पागलों की तरह डार्क फॉरेस्ट के भीतर भागने लगे, इस डर से कि कहीं तीसरा हमला न आ जाए। आधे से ज्यादा मरे और घायल होने के बाद बचे हुए स्नेक्स का लांगवे और उसकी टीम पर हमला करने का कोई इरादा नहीं रहा। वे एक तरफ की झाड़ियों में घुसते हुए तेजी से दूर भाग गए। ये स्नेक्स काफी समझदार है। पहले जिन स्ट्रेंज बीस्ट्स ने हम पर हमला किया था, वे जानते हुए भी कि जीत नहीं सकते, फिर भी जिद करके भिड़ते रहे, दुजिनमिंग ने लियांगवे के पास आकर कहा। अब सोचूं तो वो उड़ने वाला स्क्विरल बीस्ट शायद हमें आगे के खतरे की चेतावनी दे रहा था। ये उम्मीद नहीं थी कि हमें इतनी काइंड हार्टेड स्ट्रेंज बीस्ट भी मिलेगी। सच में अजीब है, पेंगहू ने कहा, सामने बम से तबाह हो चुके जंगल को देखते हुए। पेंगहू की बात सुनकर सबने उस स्क्विरल स्ट्रेंज बीस्ट को ढूंढने के लिए पीछे देखा, लेकिन वह कहीं नजर नहीं आया। चलो, लियांग वेई ने स्पेशल आर्टिफैक्ट को वापस बैकपैक में रखा और सबको आगे बढ़ने का इशारा किया। माइंड स्टीलिंग टीम सीधे आगे बढ़ी और उस डार्क फॉरेस्ट में दाखिल हो गई, जिसे सायोनिक बॉम्ब ने तबाह कर दिया था। सिर्फ 10 मिनट में वे उस अंधेरे जंगल को पार कर गए और आखिरकार नदी तक पहुंच गए। ठंडी और नमी भरी हवा चेहरे से टकराई और दिमाग एकदम साफ महसूस होने लगा। सामने की नदी सबकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ी थी, करीब 200 मीटर चौड़ी, तेज बहाव वाली ऊंची लहरों के साथ, और बीच बीच में रहस्यमयी व्हर्लपूल्स उभरते हुए। हालांकि रास्ते की थकान से सब बेहाल थे, फिर भी किसी ने जल्दबाजी में नदी का पानी उठाकर चेहरा नहीं धोया। रास्ता खोलने की जिम्मेदारी संभाल रहे लियांग वे ने नदी किनारे से मुट्ठी भर पत्थर उठाया और उसे पानी में फेंक दिया। छपाक! पत्थर के गिरते ही पानी में कई व्हर्लपूल्स उभर आए और दरवाजे जितनी बड़ी डरावनी दिखने वाली एक स्ट्रेंज फिश अचानक सतह पर आ गई। कुछ ही सेकंड में ऐसी अनगिनत स्ट्रेंज फिशेस एक एक कर ऊपर आने लगीं। उनकी मुट्ठी जितनी बड़ी आंखें किनारे की ओर घूरती रहीं, फिर सब दोबारा पानी में डूब गईं। सिर्फ एक पत्थर फेंकने से इतनी सारी वियर्ड फिश बाहर आ गईं। ये नदी सच में खतरनाक है, लेकिन इनमें कोई सायोनिक फ्लक्चुएशन नहीं है, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं होना चाहिए। लियांग वेई ने शांत खड़े रहते हुए, आदतन थोड़ी सहलाते हुए कहा। इसके बाद माइंड स्टीलिंग टीम ने आराम करना शुरू किया। नदी तक पहुंचते ही सबको साफ महसूस हुआ कि तापमान काफी गिर गया है। पहले के उमस भरे जंगल की तुलना में यहाँ का माहौल बेहद सुकून भरा था। ठंडी जगह पर आराम करने के साथ पहले ली गई एंटी हीट मेडिसिन का असर भी दिखने लगा। सबके हल्के हीट स्ट्रोक जैसे लक्षण खत्म हो गए और फिजिकल स्ट्रेंथ धीरे धीरे लौटने लगी। समय का अंदाजा लगाया जाए तो अब लगभग दोपहर का 1 बज चुका था, लंच का समय। आज आग जलाकर खाना बनाने का कोई सवाल नहीं था। सबने मार्चिंग ड्राई फूड ही खाया। स्वाद भले ही ताजे बने खाने जैसा न हो, लेकिन रास्ते की कठिनाइयों के बाद सब इतने भूखे थे कि यह भी उन्हें काफी अच्छा लगा। लियांग वे, लोकेटर डिवाइस अब ठीक से काम कर रहा है? डूजिन मिंग ने लंच के बाद पूछा। हाँ, अभी चेक किया, सब नॉर्मल हो गया है। लियांग वे ने मुंह में भरा बीफ फ्राइड राइस निगलते हुए सिर हिलाया। इसका मतलब हम उस अजीब इलाके से पूरी तरह बाहर आ चुके हैं, पेंगहू ने हंसते हुए कहा, जो एक बड़े पत्थर से पीठ टिकाकर घास पर बैठा एनर्जी फूड खा रहा था। और 10 मिनट आराम करेंगे, फिर निकलेंगे। इसके बाद बस आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा चलना है और हम सोलबर्ड की टेरिटरी में पहुंच जाएंगे। उसके बाद सफर काफी आसान हो जाएगा। लियांग वे ने कहा, स्पिरिट वर्ल्ड में माइनिंग के दौरान मेरी नसें हर दिन तनी रहती थी। फर्स्ट टाउन लौटकर मैं जबरदस्त नींद लूंगा। इस बार वर्ल्ड चैनल में बदलाव हुआ है।
अगर हालात और बिरे नहीं और जल्दी स्टेबल हो गए तो मैं अपने बॉस से लंबी छुट्टी के लिए अप्लाई करूंगा और अच्छे से रिलैक्स करूंगा। माइंड स्टीलिंग टीम के सदस्य हंसते बोलते रहे। लंच और आराम के बाद वे फिर से अपने वापसी के सफर पर निकल पड़े। उस अजीब इलाके से निकलने के बाद जो लोकेटर को इंटरफियर कर रहा था, उनकी यात्रा काफी स्मूथ हो गई। रास्ते में अब भी कभी कभी स्ट्रेंज बीस्ट्स हमला करते थे, लेकिन पहले की तुलना में उनकी संख्या बहुत कम थी। एक कीचड़ भरे स्वाम्प को पार करने के बाद वे यूनिकॉर्न एलियन बीस्ट की टेरिटरी से बाहर निकल आए और आधिकारिक तौर पर सोल बर्ड एलियन बीस्ट के शासन वाले क्षेत्र में दाखिल हो गए। सोल बर्ड की टेरिटरी में घुसते ही रास्ते की रुकावटें कम हो गई और लॉन्ग वे वो उसकी टीम की रफ्तार काफी बढ़ गई। मौजूदा गति के हिसाब से वे कल दोपहर तक वर्ल्ड पैसेज की जगह पहुंच सकते थे। 1 घंटे से ज्यादा चलने के बाद लियांग वे और उसकी टीम एक छोटी झील के सामने रुक गई। झील के किनारे एक विशाल स्ट्रेंज बीस्ट का शव तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। वह करीब 15 मीटर लंबा था, काले स्केल से ढका हुआ, नुकीला सिर, लंबी पतली गर्दन और पंजों पर पतली झिल्ली जैसी संरचना। उसके शरीर पर बने गहरे घाव साफ बता रहे थे कि यह गंभीर चोटों की वजह से मरा था। हालांकि स्ट्रेंज बीस्ट मर चुका था, फिर भी उसके शरीर से हल्की स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लक्चुएशंस निकल रही थी। मौत के बाद भी ऐसी फ्लक्चुएशंस का होना दर्शाता है कि जिंदा रहते इसकी ताकत कम से कम थर्ड ऑर्डर हाई लेवल रही होगी। सोल बर्ड की टेरिटरी में पहले हुई लड़ाई के बाद यहां थर्ड ऑर्डर मिडिल स्टेज से ऊपर के एलियन बीस्ट्स लगभग पूरी तरह खत्म हो चुके थे। अब यहां एक थर्ड ऑर्डर हाई लेवल स्ट्रेंज बीस्ट का शव मिलना यह साफ इशारा था। यह क्रीचर सोल बर्ड की टेरिटरी का नहीं था, यह बाहर से आया था। पानी में पड़े मरे हुए स्ट्रेंज बीस्ट को देखकर लियांग वे और उसकी टीम के सभी लोग हल्का सा भौहें चढ़ा बैठे। धमाका, दूर कहीं जोरदार आवाज हुई और उसके तुरंत बाद काले धुएं का एक बड़ा गुबार आसमान में उठता हुआ सबको साफ दिखाई दिया। फेंगहू, तुम और मैं आगे जाकर जांच करते हैं, बाकी लोग पहले किसी सुरक्षित जगह छिप जाओ, वे ने सबसे कहा। डुजिनमिंग, लाओ चेन और बाकी इन्वेस्टिगेटर्स ने सिर हिलाया, फिर पास के जंगल की ओर बढ़े और कुछ ही पलों में नजरों से ओझल हो गए। लियांग वे और पेंगहू ने पक्का कर लिया कि सब लोग छिप चुके हैं। इसके बाद उन्होंने अपने सायोनिक वेपन्स पकड़े और विस्फोट की जगह की ओर चुपचाप बढ़ने लगे। लगातार धमाकों की आवाजें गूंज रही थीं। दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो चुकी थी और जमीन पर कई स्ट्रेंज बीस्ट्स की लाशें बिखरी पड़ी थीं। आसमान में नीली रोशनी की एक आर्क चमकी और एक तेज चीख के साथ एक विशाल सायन जायंट डॉग, जो आकार में एक वेस्क बाइसन जितना था, सीधे आगे झपटा। उसका बड़ा सा सिर हथौड़े की तरह था और उसने पिग डाउडाउ की दिशा में पूरी ताकत से टक्कर मारी। अचानक हुए इस हमले के सामने पिग डाउडाउ बिल्कुल भी घबराया नहीं। जैसे ही सामने वाला टकराने वाला था, वह साइड में छलांग लगाकर पीछे हटा और बेहद खतरनाक तरीके से हमले से बच निकला। सायन जायंट डॉग रुका नहीं। कमर में जोर लगाकर उसने तुरंत दिशा बदली और फिर से पिग डाउडाउ पर झपट पड़ा। पिग डाउडाउ ने दोबारा बचाव किया और दर्जनों मीटर पीछे कूद गया। जायंट डॉग जमीन पर आ गिरा। उसके पंजों ने चट्टानी जमीन में गहरे गड्ढे बना दिए और टूटे पत्थर चारों तरफ उड़ गए। दूर खड़े जायंट डॉग को देखकर पिग डाउडाउ के दिल में हल्की सी हैरानी हुई। इतनी जबरदस्त ताकत, उसने मन ही मन सोचा। जायंट डॉग गुस्से से दहाड़ा। उसके शरीर से साइकिक एनर्जी की लहरें उठने लगीं और थोड़ी ही देर में उसकी ताकत चरम सीमा तक पहुंच गई। अगले ही पल उसने जमीन को जोर से धक्का दिया और बिजली जैसी रफ्तार से पिग डोडाउ की ओर दौड़ा। पिग डोडाउ ने अपना ब्लेड कसकर पकड़ा। जैसे ही दूरी कम हुई, जायंट डॉग ने मुंह खोलकर एक तीव्र सायन लाइट बॉल थूक दी। वो लाइट बॉल हवा में फैलकर एक तूफान सी बन गई और पल भर में कई नीली विंड ब्लेड्स में बदल गई, जो चारों तरफ चीखती हुई दौड़ पड़ी। पिग डोडाउ का दिल जरा सा चौंका। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह स्ट्रेंज बीस्ट विंड ब्लेड जैसी एबिलिटी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन खतरे में भी उसका दिमाग शांत था। उसने बाएं हाथ से आगे की हवा की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाया, ची शील्ड। ओरा उंगलियों से फूटी और सामने की हवा जमकर ठोस सी बन गई। एक विशाल एयर शील्ड हवा में उभर आया। विंड ब्लेड्स जब उस शील्ड से टकराई तो बस ची ची जैसी भारी आवाज हुई। शील्ड कुछ बार हिला, लेकिन पूरी तरह से हमले को रोक लिया। सायन जायंट डॉग ये देखकर और भड़क गया। वह फिर से हमला करने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि
श्यूं? जूमो, जो पहले से मौके का इंतजार कर रहा था, अचानक कूदकर सामने आया। उसने धनुष खींचा और ओरा से लिपटा तीर छोड़ दिया। तीर की रफ्तार हवा में अचानक दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। फुस! जाइंट डॉग बच नहीं सका। तीर सीधे उसके पेट में धंस गया। उसने दर्द से कराहते हुए दहाड़ मारी। उसकी आंखों में क्रूर चमक आ गई। चारों पंजों से जमीन कुरेदते हुए वह सीधे जूमो की ओर झपटा। धड़ाम! तेज हवा की एक लहर सामने से टकराई। लैंग जिमिन, जो अपना दुश्मन निपटा चुका था, तुरंत मदद के लिए आ पहुंचा। उसने अपनी एबिलिटी से हवा का जोरदार पाम स्ट्राइक मारा। धमाके के साथ हवा फटी और जायंट डॉग की आंखों के आगे तारे नाचने लगे। वह लड़खड़ा गया। उसकी रफ्तार टूट गई। इसे जल्दी खत्म करते हैं, लैंगजिमिन बोला। अगर पिगहेड पेट्रोल आ गई तो मुश्किल हो जाएगी। इतना कहकर वह ब्लेड लेकर आगे बढ़ा। पिगमो, तुम लोग बाहर की तरफ घेरा बनाओ, इसे भागने मत देना। बाकी लैंगजिमिन और मैं संभाल लेंगे, पिग डोडाओ ने आदेश दिया। ठीक है बॉस। जूमो ने सिर हिलाया और बाकी साथियों के साथ फैलकर घेरा बना लिया। संख्या में बढ़त और अचानक हमलों के सामने सायन जायंट डॉग का अंत पहले से तय था। पिग डोडाओ और लैंग जिमिन के संयुक्त हमले के नीचे एक आखिरी बेबस दहाड़ के साथ जायंट डॉग का सिर धड़ से अलग हो गया। खून जमीन पर फैल गया। वेयरवुल्व्स के इलाके में घुसना सच में खतरनाक है, पिग डोडाओ हंसते हुए बोला। जिमिन ने सिर हिलाया। पिग हेड्स की चौकसी काफी कड़ी है। लगता है वुल्फ सिटी ऑफिसर जो जगह ढूंढ रहा है वो इसी सोल बर्ड टेरिटरी में है। तो क्या आगे और जांच करें? लैंगजिमिन ने मना करते हुए कहा। जरूरत नहीं। आगे बढ़े तो पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। अगर कमांडर लेवल किसी से टकरा गए तो बचना मुश्किल होगा। जो जानकारी मिली है वही काफी है। रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा। बेवजह रिस्क लेने की जरूरत नहीं। सबको उसकी बात सही लगी। उन्होंने मरे हुए स्ट्रेंज बीस्ट से कुछ एडिबल मीट लिया और एक दिशा चुनकर सोल बर्ड टेरिटरी की बाहरी सीमा की ओर वापस निकल पड़े। उनके जाने के कुछ ही देर बाद जंगल के भीतर से दो परछाइयां चुपचाप बाहर आईं। तो वेयरवुल्फ ऐसे दिखते हैं, पेंगहू ने धीमे से कहा। पिगहेड से तो काफी बेहतर लगते हैं, लेकिन हैरानी की बात है, जानकारी के मुताबिक पिगहेड्स और वेयरवुल्व्स तो दुश्मन थे, फिर साथ कैसे काम कर रहे हैं? अभी इन सवालों को छोड़ो, लियांगवे बोला। उन्होंने पिगहेड पेट्रोल का जिक्र किया है। हमें तुरंत लौटकर सबको आगे बढ़ने के लिए कहना होगा। इस बार स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, पेंगहू ने गंभीरता से कहा। अब तो साफ है, पिगहेड लॉर्ड कोई बड़ा कदम उठाने वाला है। दोनों तुरंत वहां से लौटे। डुजिनमिंग और बाकी साथियों से मिलते ही पूरी टीम ने रफ्तार बढ़ा दी और वर्ल्ड चैनल की दिशा में तेजी से बढ़ चली। लांगवे और उसकी टीम के जाने के कुछ ही समय बाद दर्जनों पिगहेड्स की एक पेट्रोल टीम वहां पहुंची। 20 से ज्यादा सायन जायंट डॉग्स और स्ट्रेंज बीस्ट्स की लाशें देखकर आगे चल रहे पिगहेड सोल्जर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी छाती से एक कम्युनिकेशन स्टोन निकाली, उसमें सायोनिक एनर्जी डाली और जो कुछ उसने देखा था सब विस्तार से ऊपर रिपोर्ट कर दिया। जैसे ही रात डली, शहर की नियॉन लाइट्स एक एक करके जल उठी। रंग बिरंगी रोशनियां मानो पूरे शहर को एक चमकदार ड्रेस पहना रही हों। शाम के 6:35 पर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े शॉपिंग प्लाजा के सिनेमा हॉल में अलग अलग स्क्रीनिंग हॉल से फिल्म देखकर निकले लोग बाहर आ रहे थे। भीड़ इकट्ठा हो गई थी। चारों तरफ हलचल और रौनक थी। धीरे धीरे आगे बढ़ती भीड़ के बीच लिनफे, जो ये और वांग शाओरू किसी बात पर चर्चा करते हुए चल रहे थे। अभी जो मूवी देखी उसका एंडिंग थोड़ा ज्यादा ही ब्लडी था, जो ये ने सिर हिलाते हुए कहा। एक्टर ने जो भी खौफनाक चीजें झेली वो सब आखिर में एक सपना निकला। मुझे ऐसा एंडिंग बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो ठीक लगा, वांग शाओरू हंसते हुए बोली। कम से कम पिछली मूवी की तरह ट्रेजेडी तो नहीं थी। एंडिंग काफी हैप्पी थी। दोनों की बातें सुनते हुए लिन फेई ने उनकी दिल से तारीफ की। 3 मूवीज लगातार देखने के बाद भी दोनों इतने एनर्जी से फिल्मों पर बात कर रही, ये सच में काबिले तारीफ था। खुद लिनफे को तो लग रहा था कि उसका दिमाग पूरी तरह स्लीपी हो चुका है। लिनफे, तुम इतने सुस्त क्यों लग रहे हो? जोयू ने देखा तो हंसते हुए उसकी शोल्डर पर एक हल्की सी थपकी मारी। तुम भी तो एक पावरफुल कल्टिवेटर हो, हमारे सामने इतना वीक मत बनो। हाँ हाँ, तुम लोग ग्रेट हो, लिनफे ने बिना बहस किए जवाब दिया। चलो, डिनर के लिए कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं होली। मुझे थोड़ी भूख लग रही है। आज क्या खाएं? जोयो ने पूछा। आज मेरा मूड कुछ ठीक नहीं है, बोला।
ग्रीसी खाना मन नहीं कर रहा, कुछ लाइट खाते हैं, पोरिज कैसा रहेगा? ठीक है, ने तुरंत कहा। मुझे याद है, जिस स्ट्रीट पर हमने दोपहर में खाइफेंग डिशेस खाई थीं, वहीं एक पोरिज शॉप है, वहीं चलते हैं। लिन फेयू ने सहमति में सिर हिलाया। तीनों सिनेमा से बाहर निकलकर उसी स्ट्रीट की ओर बढ़ गए। नॉर्दर्न शिंगान फॉरेस्ट में फर्स्ट टाउन के वर्ल्ड चैनल के बंद होने से ठीक 5 मिनट पहले एक फिगर तेजी से वर्ल्ड चैनल से बाहर निकली। वर्ल्ड पैसेज पर तैनात कॉम्बैट टीम ने तुरंत उसे रोका। टीम लीडर ने स्पिरिट टूल से उसकी पहचान चेक की और कंफर्म होने के बाद ही आगे जाने दिया। वेरिफिकेशन के बाद वह व्यक्ति सीधे फर्स्ट टाउन के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की ओर दौड़ा। कुछ ही देर में बायमोयन के सेक्रेटरी को इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से कॉल आया। रिपोर्ट सुनते ही वह तुरंत बायमोयन के ऑफिस की ओर बढ़ा। नॉक नॉक। कम इन डायरेक्टर, सेक्रेटरी ने कहा। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लगाए गए कम्युनिकेशन टूल से लियांग वे और उसकी टीम का मैसेज मिल गया है। बायमोयन, जो कॉम्बैट पर्सनल की लिस्ट देख रहा था, ने सिर उठाया। आज ही उनका रिटर्न डे है, उसने कहा। जर्नी के हिसाब से उन्हें सोलबर्ड टेरिटरी में एंटर कर लेना चाहिए था। अगर सब ठीक रहा तो वे कल वापस पहुंच जाते। हाँ रेक्टर, सेक्रेटरी ने जवाब दिया। मैसेज में क्या कहा गया है? बायमोयन ने पूछा। उन्होंने बताया है कि सोलबर्ड टेरिटरी में बड़ी संख्या में स्ट्रेंज बीस्ट्स हैं, सेक्रेटरी बोला। उनमें से कई टियर 3 से ऊपर के हैं। इसके अलावा उन्होंने पिग हेड फाइटर्स भी देखे। लगभग 15 पिग हेड्स की टीम्स जो नियमित रूप से पूरे टेरिटरी में पेट्रोल कर रही हैं। रिपोर्ट सुनकर बायमोयन कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, अब तो साफ है, युद्ध टाला नहीं जा सकता। मेरा ऑर्डर जारी कर दो। कल से हर सिटी के कॉम्बेटेंट्स फर्स्ट टाउन की ओर मार्च शुरू करें। 10 जून तक हर हाल में फर्स्ट टाउन पहुंचना चाहिए। यस डायरेक्टर। सेक्रेटरी ने सल्यूट किया और आदेश जारी करने वाले डिपार्टमेंट की ओर तेजी से निकल गया। 5 मिनट के भीतर फर्स्ट टाउन से बायमोयन का मोबिलाइजेशन ऑर्डर पूरे सिस्टम में फैल गया। उसी पल से इमरजेंसी रेडीनेस ऑफिशियली शुरू हो गई। हर सिटी के पावर मैनेजमेंट ब्यूरो चीफ्स ने ऑर्डर मिलते ही अपने अपने सेक्रेटरीज को तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाने के निर्देश दे दिए। रात में शॉपिंग प्लाजा और भी ज्यादा लाइवली हो गया था। दिन की गर्मी की वजह से लोग घरों में रुके रहते थे, लेकिन जैसे ही रात में तापमान गिरा, यंग कपल्स हाथों में हाथ डाले सड़कों पर निकल आए। लिन फेई ने अपने आगे खुश होकर शॉपिंग करती दोनों लड़कियों को देखा और मन ही मन बुदबुदाया। हाय, मैं कितना नाइव था। सोचा था मूवी और डिनर के बाद सीधे घर चला जाऊंगा। लिन फेई? वांग शाओरू अचानक रुकी और पीछे मुड़कर बोली, वहां मेंस क्लोथिंग स्टोर है, चलो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेते हैं। नहीं नहीं, लिन फेई ने तुरंत सिर हिला दिया। इस साल तुम लोग मेरे लिए पहले ही कई कपड़े ले चुके हो, कुछ तो अभी तक पहने भी नहीं। हमेशा वही 2-3 कपड़े मत पहना करो, बाकी कपड़े भी रोटेशन में पहनो। ठीक है, लिनफे ने सुस्त सा जवाब दिया। अब तो काफी शॉपिंग हो चुकी है, घर चले? अभी कहां? जोई मुस्कुराई। मुझे अभी 2 स्कर्ट्स और देखनी है। मैंने तो काफी ले लिया है, वांग शाओरू बोली, लेकिन अगर कोई पसंद आ गई तो ले लूंगी। लिनफे ने डायमेंशन स्पेस में रखे उन 10 से ज्यादा शॉपिंग बैग्स के बारे में सोचा जो वो दोनों उठा चुकी थी। मन में बड़बड़ाया, हर बार शॉपिंग पर निकलो तो थोड़े बहुत कपड़े और जरूर लेते हो। इतनी बार हो चुका है कि तुम्हारी क्लॉजेट में कपड़ों का पहाड़ लग गया होगा। हर दिन एक नया पहनो, तब भी महीने 2 महीने तक रिपीट न हो, फिर भी शॉपिंग। जोयू ने उसे घूरते हुए कहा, हम क्लोथ्स खरीदना पसंद करते हैं, जैसे तुम कॉमिक्स और एनिमे फिगर्स खरीदना पसंद करते हो। क्या तुम ये कहोगे कि तुम्हारी बुककेस में कॉमिक्स और फिगर्स ज्यादा हो गए हैं? ये सुनते ही लिनफे चुप हो गया, क्योंकि सच्चाई ये थी, उसके लिए कॉमिक्स और एनिमे फिगर्स कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते थे। देखो, थोड़ी देर सोचकर लिनफे बोला, मेरे कॉमिक्स और फिगर्स तो ज्यादातर ऑनलाइन खरीदे जाते हैं। तुम लोग भी क्लोथ्स पसंद करते हो, तो हर बार बाहर आकर इतनी मेहनत क्यों? अब ऑनलाइन शॉपिंग इतना इजी है, घर बैठे आराम से पसंद के कपड़े मंगाए जा सकते हैं। फिर इतना घूमना फिरना क्यों? उसकी बात सुनकर दोनों लड़कियां बस मुस्कुरा दी। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने पहले कई बार ऑनलाइन कपड़े मंगवाए हैं, लेकिन लेने के बाद पता चलता है कि फिटिंग सही नहीं है। फिर रिटर्न एक्सचेंज में ही बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। मुझे तो स्टोर में ट्राई करके ही खरीदना अच्छा लगता है, कम झंझट रहती है।
सच कहें तो जोया की फिगर सच में काफी अलग थी, मॉडल से भी बेहतर। बिना ट्राई किए ऐसे बॉडी टाइप के लिए कंफर्टेबल और परफेक्ट फिटिंग कपड़े मिलना वाकई मुश्किल था। लिनफे ने उसकी बॉडी के उस उभरे हुए हिस्से पर हल्की सी नजर डाली और मन ही मन बुदबुदाया। वांग शाओरू ने पहले गर्व से खड़ी जोये को देखा, फिर उस लिनफे को जो सवाल पूछे जाने पर पूरी तरह चुप हो गया था, और बोली, चलो अब टाइम वेस्ट मत करो, शॉपिंग जारी रखते हैं। इसके बाद लिनफे दोनों के पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि डायरेक्शन कुछ गलत है, क्योंकि सामने वही मेंस क्लोथिंग स्टोर था जिसकी बात पहले हो चुकी थी। तुम लोग? लिनफे रुक गया। मैंने कहा था ना, मेरे पास कपड़े काफी हैं। हम साथ में शॉपिंग करने आए हैं। वांग शाओरू मुस्कुराई। हमने इतना सब कुछ खरीद लिया और तुमने एक भी चीज नहीं ली। ये ठीक नहीं लगता। चलो चलो। इतना स्लो बोली मत बनो। अंदर चलो, देखते हैं तुम्हारे लिए क्या अच्छा लगेगा। हम तुम्हारे लिए कुछ चुन लेंगे। इतना कहकर वह सीधे लिनफे के पास आई, उसका आर्म पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती क्लोथिंग स्टोर के अंदर खींच ले गई। अरे, लिनफे ने जल्दी से कहा, आर्म पर पड़ रहे प्रेशर को महसूस करते हुए, ऐसे मत पकड़ो, मैं खुद चल लूंगा। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट सुपर पावर एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो के एक मीटिंग रूम में हान शे यूरोंग और रोंगचेंग की ब्रांच ब्यूरोज के डायरेक्टर्स, साथ ही दर्जन भर छोटे टाउन्स के सबॉर्डिनेट्स के साथ चल रही वीडियो कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स रिकॉर्ड कर रही थी। स्थिति यही है, शीरोंग ने कहा। कल से सभी लोग अपने अपने काम का हैंडओवर शुरू कर दें। हम 5 जून को रोंगचेंग में असेंबल करेंगे और 6 जून की सुबह फर्स्ट टाउन के लिए रवाना होंगे। क्या किसी को कोई आपत्ति है? मीटिंग में शामिल किसी भी ब्रांच ब्यूरो डायरेक्टर ने शी यूरोंग के फैसले पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इसके बाद चर्चा इस बात पर हुई कि रोंगचेंग से पर्सनल निकलने के बाद अगर कुछ इमरजेंसी हो जाए तो लेफ्ट बिहाइंड स्टाफ को कैसे डिप्लॉय किया जाए। 1 घंटे से ज्यादा चलने के बाद मीटिंग समाप्त हुई। शी यूरोंग उठकर बाहर चली गई। हनशे ने अपनी रिकॉर्डेड मेमोरी समेटी और जल्दी से उनके पीछे निकल पड़ी। ऑफिस में लौटकर शे यूरोंग अपनी चेयर पर पीछे टिककर बैठ गई। हनशे को अंदर आते देख उसके कुछ कहने से पहले ही शीरोंग ने कहा, शाओशुए, इस बार भी पिछली बार की तरह तुम रोंगचेंग में रहकर ओवरऑल सिचुएशन संभालोगी। नहीं चीफ। हनशुए का चेहरा तुरंत बदल गया। इस बार मैं किसी भी हालत में फर्स्ट टाउन चलूंगी। कृपया मुझे आपके साथ जाने दीजिए। इस बार ऑलमोस्ट सारे एक्सपीरियंस लोग मोबिलाइज हो रहे हैं। शियूरोंग ने समझाते हुए कहा, जो पीछे बचेंगे वे ज्यादातर एस्थेटिक्स एकेडमी के न्यूकमर्स होंगे। ऐसी सिचुएशन में मुझे एक ऐसा वेटरन चाहिए जो सभी डिपार्टमेंट से परिचित हो और कमांड संभाल सके। अगर कुछ हो गया और समय पर सॉल्व न हुआ तो बहुत ट्रबल हो जाएगा। मैं ही अकेली नहीं हूं, हंशे ने जोर देकर कहा, और भी लोग हैं जो मेरी जगह संभाल सकते हैं। बस शाओशुए, शीयुरोंग की आवाज सख्त हो गई। ये टास्क मैंने तुम्हें दिया है और कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शीयुरोंग की अड़िग नजर देखकर आखिरकार उसे मानना पड़ा। यस चीफ। हंसुए के बाहर जाते ही यूरोंग ने मेज पर रखे कप से पानी की एक घूंट ली और फिर अपना मोबाइल उठाकर लिन फे को कॉल किया। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग प्लाजा के मेंस क्लोथिंग स्टोर में। स्टोर के अंदर मौजूद लोग, चाहे वे सिंगल हो या गर्लफ्रेंड्स के साथ शॉपिंग कर रहे हो, सब दूर खड़े एक यंग मैन की ओर एनवी भरी नजरों से देख रहे थे। लिनफे, ये वाला ट्राई करो। वांग शाओरू ने उसके हाथ में लाइट ब्लू जीन्स थमाई। ये 2 टी शर्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं। जो यू ने उन्हें लिनफे के सामने रखकर कंपेयर किया। इतना काफी नहीं है क्या? लिनफे ने थके हुए स्वर में कहा, तुम लोग जितने कपड़े ट्राई करवा रही हो मुझे तो सब ठीक ही लग रहे हैं। क्यों ना बस 2 पीसेस चुन ले। अभी तो हमने ज्यादा ट्राई ही नहीं किया। वांग शाओरू मुस्कुराई, इतनी जल्दी इंपेशेंस क्यों? तुम लोगों के साथ शॉपिंग करना सच में टॉर्चर है, लिनफे ने धीमे से बड़बड़ाया। चलो, चुप। ये सारे कपड़े फिटिंग रूम में ले जाओ, चेंज करके बाहर आओ, हमें दिखाओ। उसने वांगशारू की चुनी जीन्स अपनी चुनी टी शर्ट्स के साथ मिलाकर सब लिनफे के हाथ में थमा दिए। ये आखिरी बार है, लिनफे ने साफ कहा। इसके बाद मैं और कुछ ट्राई नहीं करूंगा। लेकिन साफ था कि दोनों ने उसकी बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। हाय, लेने एक लंबी सांस ली और कपड़े लेकर फिटिंग रूम में चला गया। आसपास के लोग मन ही मन सोच रहे थे, किस्मत हो तो ऐसी, और फिर भी बंदा नखरे दिखा रहा है। फिटिंग रूम के अंदर
लिन फेई ने अपने कपड़े उतारे, यूए की चुनी टी शर्ट पहनने वाला था, उसकी जेब में रखा फोन बज उठा। रिंग। लिन फेई ने जल्दी से टी शर्ट पहन ली और फोन निकाल लिया। हेलो रेक्टर शे। लिन फेई, क्या अभी बात करना कन्वीनियंट है? लिन फेई ने चारों ओर देखा, एक बंद फिटिंग रूम, वह हल्का सा। हाँ बिल्कुल, क्या बात है? करीब 1 घंटे पहले ऊपर से मोबिलाइजेशन ऑर्डर आया है। हमने मीटिंग के बाद तय किया है कि रोंगचेंग के कॉम्बैटेंट्स 6 जून को फर्स्ट टाउन के लिए रवाना होंगे। इन दिनों में तैयारी कर लेना और उस दिन हमारे साथ निकलना। 6 जून। लिन फे का दिल एक पल को डूब गया। वही दिन तो उसका बर्थडे था। जो युए और शाओरू ने सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी कर रखी थी। अगर वो नहीं जा पाया तो वे जरूर नाराज होंगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद लिन फे ने कहा, डायरेक्टर शी, मुझे 6 जून को थोड़ी पर्सनल चीज हैंडल करनी है। क्या मैं फर्स्ट टाउन थोड़ी देर से पहुंच सकता हूं? फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक साइलेंस रहा। फिर यूरोंग की आवाज आई, ठीक है, अराइवल की डेडलाइन 10 जून है। उससे पहले तुम फ्री हो। काम निपटाने के बाद सीधे हंशे को कॉल करना, वह तुम्हारे लिए फर्स्ट टाउन की फ्लाइट अरेंज कर देगी। लिन फे को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि फर्स्ट टाउन जाने की तारीख अभी कुछ दिनों के लिए टल सकती है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कुछ पर्सनल काम की वजह से मेन ग्रुप के साथ नहीं जाऊंगा, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे फर्स्ट टाउन की लोकेशन पता है, मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है, शिरोंग ने कहा। फर्स्ट टाउन का एयरपोर्ट 10 दिन पहले ही पूरा हो गया है। अब हम सब सीधे फ्लाइट से जाते हैं। पहले की तरह किसी पास के शहर में उतरकर गाड़ी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छन फे ने कहा, जब मैं फर्स्ट टाउन के लिए निकलूंगा तो पहले से हन शुए को कांटेक्ट कर लूंगा। शी यूरोंग से कॉल खत्म करने के बाद लिन फे ने नए कपड़े पहन लिए और फिटिंग रूम से बाहर आ गया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने देखा कि जोयो और वांग शाओरू हाथों में कुछ कपड़े पकड़े हुए उसे ही देख रही थीं। ऐसा क्या देख रही हो? लिनफे ने कपड़ों से नजर हटाकर पूछा। अभी तुम किसी से फोन पर बात कर रहे थे, जोयो बोली। हमने वेगली फर्स्ट टाउन और खुद जाने जैसी बातें सुनी। लिनफे, वांग शाओरू ने अंदाजा लगाया, क्या एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो ने तुम्हें बिजनेस ट्रिप के लिए बुलाया है? अच्छा हुआ कॉल के दौरान स्पिरिट वर्ल्ड और पिग हेड जैसी बातें नहीं निकली। लिनफे ने मन ही मन राहत की सांस ली। फिर उसने समझाया, हाँ, एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो का ही फोन था। बिजनेस ट्रिप की टाइमिंग बता रहे थे। फर्स्ट टाउन उनकी सीक्रेट बेस है, ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकता, वरना ट्रबल हो जाएगा। जो ये और वांग शाओरू ने तुरंत सिर हिलाकर कहा कि वे किसी को भी ये बात नहीं बताएंगी। लिनफे, तुम बिजनेस ट्रिप पर कब जा रहे हो? वांग शाओरू ने पूछा। 6 तारीख को, लिनफे ने मुस्कुराकर कहा। क्या? चौंक गई। 6 को तो तुम्हारा बर्थडे है। हमने तुम्हारे लिए केक तक ऑर्डर कर दिया है। एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो भी ना एक रात भी नहीं छोड़ सकते क्या? लिनफे ने देखा कि दोनों के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई है। उसने जानबूझकर हल्के अंदाज में कहा, असल में मुझे भी पता था कि तुम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हो। इसलिए मैंने एबिलिटी मैनेजमेंट ब्यूरो से रिक्वेस्ट की कि मेरी बिजनेस ट्रिप थोड़ी डिले कर दी जाए। यह सुनते ही दोनों की आंखों में उम्मीद चमक उठी। फिर मान गए? लिनफे ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, इतना इंपॉर्टेंट टैलेंट हूं मैं उनके लिए, इतनी सी रिक्वेस्ट तो माननी ही पड़ी। ग्रेट, जोयो खुशी से बोली। तो फिर अब कब जा रहे हो? वांग शाओरू ने पूछा। शीरोंग ने कहा था कि 10 तारीख तक पहुंचना है। अगर बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर पहुंचा तो अच्छा नहीं लगेगा। लिनफे ने थोड़ा सोचा और कहा, 9 तारीख को निकलूंगा। जोयो और वांग शाओरू ने सिर हिलाया और इस बात को यहीं छोड़ दिया। फिर दोनों का ध्यान लिनफे के नए कपड़ों पर चला गया। ये ड्रेस अच्छी लग रही है। अब ड्रेसिंग रूम में जाकर एक और चेंज करके दिखाओ। ये नए चुने हुए कपड़े भी ले लो। वांग शाओरू ने कपड़े लिनफे की बाहों में थमा दिए। अब तो काफी हो गया। लिनफे ने कपड़ों की ओर देखकर बेबसी से कहा, बस थोड़े से हैं। जोयो ने बच्चों को मनाने वाले अंदाज में कहा, ये ट्राई कर लो, फिर हम घर जल्दी चलेंगे। ओबीडियंट? मैं कोई बच्चा नहीं हूं। लिनफे मन ही मन बड़बड़ाया, लेकिन जल्दी घर जाने के लालच में चुपचाप कपड़े लेकर ड्रेसिंग रूम में चला गया। हर बार इसके लिए कपड़े लेना कितना मुश्किल हो जाता है, जोयो ने सिर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल बच्चे जैसा है, बड़ा ही नहीं होता। जो खुद आधी बच्ची है, वही बोल रही है।
वांग शारू मुस्कुराई, लेकिन कुछ कहा नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। रोंगचेंग के नीचे बसे एक छोटे से शहर में डेमोलिशन एरिया के अंदर 7 मंजिल से ऊंची नहीं, लगभग 40-50 पुरानी इमारतें खड़ी थीं। ये रेजिडेंशियल एरिया 1960 के दशक में बना था और पिछले साल ही रीडेवलपमेंट प्लान में शामिल कर लिया गया था। यहाँ रहने वाले सभी लोग पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए गए थे। बिजली और पानी बहुत पहले काट दिए गए थे। चांदनी में दीवारों पर लाल पेंट से लिखे बड़े बड़े डेमोलिशन के निशान साफ दिख रहे थे। हु, खड़खड़, गुगु, हवा में खिड़कियां बज रही थी। कहीं कोई अजीब सा पक्षी धीमी आवाज में बोल रहा था। इन आवाजों ने इस उजड़े इलाके को और भी डरावना बना दिया था। अचानक इस अंधेरे इलाके में कई तेज लाइट्स जली। घने कदमों की आवाज गूंज उठी। टक टक टक। फ्लैशलाइट पकड़े कुछ लोग चुपचाप अंदर दाखिल हुए। उनका टारगेट साफ था, बिल्डिंग नंबर 8। 15 लोगों में से 12 इमारत के अंदर चले गए और 3 बाहर ही निगरानी के लिए रुक गए। अचानक हवा और तेज हो गई। आसमान में काले बादल छा गए और चांद ढक गया। बिना स्ट्रीट लाइट्स के पूरा इलाका पल भर में पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। अलग अलग कोनों से परछाइयां लपकीं। धड़ाम धड़ाम। फ्लैशलाइट्स कुछ पल कांपीं, फिर बुझ गई। चारों ओर फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद बादल हटे और चांद फिर से निकल आया। चांदनी में उजड़ा इलाका हल्का सा चमक उठा। 10 मिनट बाद बिल्डिंग 8 के कॉरिडोर में कदमों की आवाज गूंजी। जो 12 लोग अंदर गए थे वे अब ट्रैवल बैग्स पकड़े बाहर निकल रहे थे। हूं, हमने बाहर बिग हेड्स को गार्ड के लिए नहीं छोड़ा था? एक आदमी ने हैरानी से कहा। सब कहां है? लीडर का चेहरा बदल गया। सब अलग अलग भागो। उसी पल एक कोने की छाया से एक लंबी खूबसूरत महिला बाहर आई। उसके बाल पोनी टेल में बांधे थे और हाथ खाली थे। वह बिना किसी जल्दबाजी के एक एक कदम आगे बढ़ते हुए उन 12 लोगों की ओर चली आई। आसमान में चमकते चांद की रोशनी में उन 12 आदमी साफ साफ देख पा रहे थे कि धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही औरत किस तरह की यूनिफॉर्म पहने हुए थी। कमबक, ये तो इन्वेस्टिगेटर है। हमारी वेयरअबाउट्स एक्सपोज हो चुकी हैं। कान में बालियां पहने एक आदमी घबराकर चिल्लाया। वो अकेली है, सब मिलकर इसे निपटा देते हैं। किसी ने सुझाव दिया। इसके आसपास जरूर और लोग होंगे। टाइम बर्बाद मत करो, सब अलग अलग भागो और पहले से तय की हुई जगह पर मिलना। लीडर ने तुरंत फैसला सुनाया। ठीक है, एल्डेस्ट ब्रदर। बाकी लोग बोले और अलग अलग दिशाओं में भाग खड़े हुए। कमबक, गैंग का सरगना पानबो मन ही मन झुठलाया। उसका प्लान था कि उसके लोग भागते हुए इन्वेस्टिगेटर का ध्यान बांट देंगे, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। सामने खड़ी औरत 7-8 मीटर की दूरी पर बिल्कुल शांति से उसे देख रही थी। न उसने पीछा किया, न हड़बड़ी दिखाई। इसी बात ने पानबो के दिल में अजीब सी बेचैनी भर दी। आह! दूर किसी मोड़ के पीछे से चीखों की आवाज आई। कुछ ही पलों में गली फिर से पूरी तरह शांत हो गई। कोई भी बच नहीं पाया। यह सोचते ही पानबो का दिल और डूब गया। ठंडी रात की हवा चल रही थी, लेकिन उसके माथे पर पसीना उभर आया। उस वक्त इन्वेस्टिगेटर औरत ने ठंडे बेपरवाह लहजे में बोलना शुरू किया। सस्पेक्ट पानबो, वेंचेंग का मूल निवासी, उम्र 42 साल। कोई अवेकनिंग एबिलिटी नहीं, स्ट्रेंथ सेकंड स्टेज की। इस साल की शुरुआत में गैम्बलिंग एडिक्शन में फंसा। ली से 2 लाख उधार लिए और सब हार गया। कर्ज से बचने के लिए चेन समेत 14 लोगों को साथ लेकर रोंगचे के नीचे के छोटे कस्बों में लूटपाट की। 7 दिनों में कुल 26 वारदातें और 15 निर्दोष लोग घायल। एक एक शब्द पानबो के सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। अब और इंतजार नहीं कर सकता, मुझे मूव करना ही होगा। अचानक बूम, उसके शरीर से ओरा फूट पड़ी। पैरों में साइचिक एनर्जी लिपट गई। जमीन पर कदम पड़ते ही एक छोटा सा गड्ढा बन गया। दरारें मकड़ी के जाले की तरह फैल गईं। फैनबो तीर की तरह दाईं तरफ छपट पड़ा। सामने एक बड़ा, 1 मंजिला पुराना बिलबोर्ड था। वो छलांग लगाकर उसके ऊपर पहुंचा, फिर बिना रुके आगे बढ़ गया। अब जमीन पर नहीं, हवा में। पेड़ों की चोटियों का सहारा लेते हुए वो ऐसे भाग रहा था जैसे टीवी के मार्शल आर्ट्स मास्टर, खरगोश की तरह उछलता कूदता। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा और उसी पल उसकी रूह कांप गई। एक लंबी सदी हुई परछाई बिल्कुल उसके साथ साथ चल रही थी। वो संभल भी नहीं पाया था कि एक लंबी टांग तेज हवा के साथ उसकी कमर पर आ लगी। धम। सेकंड स्टेज के शुरुआती स्तर पर मौजूद फैनबो को जरा सा भी विरोध करने का मौका नहीं मिला। उसका शरीर कैनन बॉल की तरह उड़ता हुआ पास के गार्बेज डंप में जा गिरा। उसके मुंह से ताजा खून का फव्वारा निकल पड़ा।
पूरा शरीर बुरी तरह जख्मी था और साइकिक एनर्जी पूरी तरह जाम हो चुकी थी। ठप ठप, एक ही वार में दुश्मन को गिराने वाली इन्वेस्टिगेटर औरत उसके पास पहुंची। उसने जमीन पर पड़े फानबो को देखा और ध्यान से परखा कि कहीं उसमें भागने की ताकत तो नहीं बची। शाओ, थोड़ा ज्यादा भारी हाथ हो गया। चेंगलिंग पास आकर बोला, उन लोगों के विक्टिम्स के बारे में जानने के बाद मुझे लगता है मैं काफी रिस्ट्रेन्ड ही थी। जाओशाओ ने कचरे में पड़े फानबो को घृणा भरी नजर से देखते हुए कहा, यह भी सही है। चेंगलिंग ने हामी भरी। टप टप, कदमों की आवाज आई। वांग चाओ, सनबिन और आसपास के छोटे कस्बों के इन्वेस्टिगेटर्स बाकी 14 पकड़े गए अपराधियों को एस्कॉर्ट करते हुए आ पहुंचे। कैप्टन के तौर पर जी शाओ ने स्थानीय पब्लिक सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेटर से कहा, कैप्टन जांग, पनबो समेत इस सीरियल रॉबरी के सारे अपराधी पकड़े जा चुके हैं। हमारा मिशन पूरा हुआ, अब आगे का काम आप संभालिए। ठीक है, इस बार सच में बहुत बहुत धन्यवाद। कैप्टन जांग ने दिल से शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद की जरूरत नहीं, सब अपने ही लोग हैं। अगर आपके चीफ शहर में फंसे होते तो हमारी बारी ही नहीं आती। वांग चाओ मुस्कुराया। अपराधियों को लोकल इन्वेस्टिगेटर्स को सौंपने के बाद जी शाओ शाओ और उसकी टीम उसी रात रोंगचेंग लौट चली। एबिलिटी मैनेजमेंट एजेंसी की स्पेशली कस्टमाइज्ड खाली कार हाईवे सर पर दौड़ रही थी। दोनों तरफ की स्ट्रीट लाइट्स तेजी से पीछे छूटती जा रही थी। इंजन की आवाज दूर खेतों और जंगलों में गूंजकर खो जाती। सड़क किनारे के खेतों में कीड़े मकोड़े चौंक गए। कुछ पल के लिए उनकी आवाज थम गई, फिर थोड़ी देर बाद वही पुरानी गहमागहमी लौट आई। पिछली सीट पर बैठी चेंगलिंग ने अपने बैकपैक से स्नैक्स निकाले और बोली, मेरी माँ ने बहुत सारे स्नैक्स पैक कर दिए हैं। ड्राइड स्क्विड, बीफ जर्की, चॉकलेट, कुकीज। किसी को चाहिए? मुझे बीफ जर्की दे देना। पैसेंजर सीट पर बैठे वांग चाओ ने कहा, मेरे लिए भी। ड्राइविंग कर रहे सन बिन ने जोड़ा। चेंगलिंग ने बीफ जर्की का बड़ा सा हिस्सा दोनों को दे दिया। फिर जाओ शाओ की तरफ मुड़कर पूछा, शाओ शाओ, तुम? खिड़की के बाहर देखते हुए ने सिर हिलाया। थैंक्स, मुझे नहीं चाहिए। शाओ शाओ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? चेंगलिंग ने स्क्विड का पैकेट खोलते हुए चिंता से पूछा। नहीं, तुम ज्यादा सोच रही हो। शाओ हल्की मुस्कान के साथ बोली। चेंगलिंग ने शक से देखा, लेकिन उसका एक्सप्रेशन हमेशा जैसा ही था। फिर वो टॉपिक बदलते हुए बोली, इस पीरियड में ब्यूरो के ऑर्डर पर मैं लगातार नीचे के कस्बों में असिस्ट कर रही थी। आज ये केस खत्म हुआ, वापस जाकर मुझे कुछ दिन की छुट्टी मिलेगी। कोई प्लान है? कहीं शॉपिंग वगैरह? मैं घर पर रहकर प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। शाओ शाओ ने शांत लहजे में कहा। अरे नहीं शाओ शाओ, इतनी मुश्किल से छुट्टी मिली है, घर में प्रैक्टिस करना तो वेस्ट हो जाएगा। चेंगलिंग ने समझाने की कोशिश की, मैं भी घर पर प्रैक्टिस ही करूंगा। जल्दी से सेकेंड टियर पीक तक ब्रेक थ्रू करना है। सनबिन ने स्टीयरिंग पकड़े पकड़े कहा, कमाल है, मैं भी यही सोच रहा था। लगता है मैं भी जल्द ही ब्रेक थ्रू कर लूंगा। बीफ जर्की खाते हुए वांग चाओ हंसा। चेंगलिंग ने सिर उठाकर लंबी सांस ली और फिर अपने दोस्तों से बोली, तुम लोग कुछ ही दिनों में हमें फर्स्ट टाउन जाकर वॉर में ज्वाइन करना है। मैंने सुना है कि इस बार सामने वाली साइड भी बाहर आ सकती है। हो सकता है कि हम वापस न भी आ पाएं। ऐसे में इन कुछ दिनों का पूरा फायदा उठाकर अच्छे से रेस्ट कर लेना चाहिए। चेंगलिंग की बात खत्म होते ही कार के अंदर सन्नाटा छा गया। इतना भी एग्जरेशन नहीं है जितना तुम सोच रही हो। मुंह में बीफ जर्की चबाते हुए वांग चाओ ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मेरे डैड ने बताया है कि इस बार हमारी तैयारी पूरी है। अगर सामने वाली साइड बाहर आने की हिम्मत करेगी तो हम उन्हें आने जाने दोनों का रास्ता दिखा देंगे। सच में इतनी स्ट्रांग तैयारी है? जल्दी बताओ जरा। चेंगलिंग ने क्यूरियोसिटी से पूछा। वांग चाओ ने कंधे उचका दिए। कॉन्फिडेंशियलिटी रूल्स की वजह से डैड डिटेल्स नहीं बता सकते। उन्होंने बस इतना कहा कि इस बैटल में शामिल टियर 4 कॉम्बैट पावर की संख्या पहले से कहीं ज्यादा है और साथ ही कई न्यू वेपन्स भी डिप्लॉय किए गए हैं। अगर हमें डेवलपमेंट के लिए और कुछ साल मिल जाएं, तो डिफेंडर की पोजीशन उल्टी साइड की हो जाएगी। ड्राइविंग करते हुए सनबिन ने भारी आवाज में कहा। जी शाओ शाओ, चेंगलिंग और वांग चाओ तीनों सनबिन की इस बात से सहमत थे। ब्लू स्टार पर स्पिरिचुअल एनर्जी के एक्सप्लोजन के बाद पूरी ह्यूमन रेस में प्रैक्टिशनर्स की संख्या तेजी से बढ़ी थी। अलग अलग देशों के सायोनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हर थोड़े समय में नए रिजल्ट्स दे रहे थे। इंसानियत की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस सच में हर दिन नए स्तर पर पहुंच रही थी। एक विशाल और असीम स्पिरिचुअल वर्ल्ड।
सुबह का समय था। एक फीका चांद पश्चिम की ओर ढल रहा था। सुनहरा सूरज पूरब से उग रहा था और अंधेरी धरती धीरे धीरे रोशनी में लौट रही थी। सुबह की हल्की हवा आसमान से होती हुई छज्जों के पास से गुजरी, जिसमें आधी रात की नमी के बाद की हरियाली की खुशबू घुली हुई थी। धूप फैलते ही जो चीजें अब तक शांत थीं, वो धीरे धीरे जागने लगीं। कमल पर जमी ओस, उड़ती हुई विलो की टहनियां, चहचहाते पक्षी और गुनगुनाते कीड़े। एक साल की प्लानिंग स्प्रिंग में होती है और एक दिन की प्लानिंग सुबह में। स्पिरिट रेल्म के ईस्टर्न रीजन की बॉर्डर वाइल्डरनेस में स्थित डॉल्फिन सिटी न सिर्फ जूटोंग के डोमेन की कैपिटल थी, बल्कि पूरे क्षेत्र की सबसे प्रॉस्परस सिटी भी मानी जाती थी। अगर ईस्टर्न एज पर मौजूद एक दर्जन से ज्यादा लॉर्ड्स की कैपिटल्स की तुलना की जाए, तो साफ पता चलता था कि डॉल्फिन सिटी सबसे ज्यादा समृद्ध थी। सूरज के पूरी तरह निकलते ही डॉल्फिन सिटी पर छाया अंधेरा हट गया और शांत गलियां अचानक लोगों से भर गई। पेडेस्ट्रियंस की भीड़ ऐसे चल रही थी जैसे बुनाई हो रही हो। सड़क के दोनों ओर रेस्टोरेंट्स, टी शॉप्स, बैंक्स और अलग अलग शॉप्स सजे हुए थे। तरह तरह का सामान नजर को चकाचौंध कर रहा था। बेचने वालों की आवाजें बिना रुके गूंज रही थी। पूरा माहौल बेहद लाइवली था। चलो चलो चलो। हंटर की चाबुक हवा में फटी और एक बेहद खूबसूरत चैरियट जिस पर बारीक नक्काशी थी, दो सिर वाले फ्लाइंग लायन के खून वाले घोड़े द्वारा खींची जा रही थी। इस चैरियट के पीछे करीब 20 पिगहेड कैवलरी गार्ड्स करीबी फॉर्मेशन में चल रहे थे। संख्या भले ही कम लगे, लेकिन ये सभी गार्ड्स टियर 3 स्ट्रेंथ वाले थे। ये पूरा दल सीधा आगे बढ़ता गया। सड़क के दोनों ओर लोग जल्दी जल्दी हटने लगे। डर था कि कहीं किसी नोबल का रास्ता न रुक जाए, वरना मारे जाने पर न्याय भी न मिले। गॉर्जियस चैरियट चलते चलते आखिरकार सिटी लॉर्ड्स मैंशन के सामने रुकी। पहले से इंतजार कर रहे अटेंडेंट ने जैसे ही मैसेंजर को उतरते देखा, तुरंत आगे बढ़कर कहा, दूर से आए मैसेंजर का स्वागत है। ये मैसेंजर भी एक पिग हेड था, लेकिन उसकी आंखों में सिटी लॉर्ड्स मैंशन के लिए जरा भी डर या सम्मान नहीं था। मैं अपने लॉर्ड की ओर से रिप्लाई लेकर आया हूं। मुझे तुरंत लॉर्ड जूतोंग से मिलवाया जाए। मैसेंजर ने साफ लहजे में कहा, कृपया मेरे साथ चलिए। अटेंडेंट ने सिर झुकाया और उसे कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर ले गया। मैसेंजर की सुरक्षा में आए गार्ड्स को दूसरे अटेंडेंट्स ने मैंशन के रेस्ट एरिया में आराम के लिए ले जाया। यूचेंग का लॉर्ड और डॉल्फिन सिटी का जूटोंग दोनों ही लॉर्ड लेवल पिग हेड थे। उनके एंसेस्टर्स आपस में किसी न किसी तरह से रिलेटेड थे, इसलिए ईस्टर्न रीजन की बॉर्डरलैंड्स में दोनों के रिश्ते काफी अच्छे माने जाते थे। चाहे मिलिट्री हो या ट्रेड, दोनों फोर्सेस के बीच एक्सचेंजेस लगातार होते रहते थे। इसी वजह से जूटोंग ने इस बार उस दूसरी वर्ल्ड पर फुल स्केल अटैक की तैयारी की थी, क्योंकि यूचेंग की ओर से उसे मिलिट्री सपोर्ट मिलने वाला था। कॉन्फ्रेंस हॉल में यूचेंग का मैसेंजर बोला, लॉर्ड जूटोंग, पहले हमारे लॉर्ड ने आपके साथ मिलकर लड़ने के लिए 20,000 एलीट फाइटर्स भेजने की सहमति दी थी, लेकिन कुछ दिन पहले हमारी वेस्टर्न बॉर्डर पर हालात बिगड़ गए। इस वजह से हमें वहां ट्रूप्स भेजने पड़े और अब हम सिर्फ 10,000 सोल्जर्स ही भेज सकते हैं। इस बदलाव के लिए हमारे लॉर्ड को बेहद खेद है। जूटोंग और पिग हेड जनरल्स जैसे जुई ये सब सुनकर भीतर से असंतुष्ट जरूर थे, लेकिन उनके चेहरों पर कोई भाव नहीं आया। ईसुके को माफी मांगने की जरूरत नहीं। जूटोंग ने शांति से कहा, अगर मेरी टेरिटरी की बॉर्डर पर भी कुछ होता तो मैं भी यही करता। लॉर्ड जूटोंग वाकई बड़े दिल वाले हैं। उम्मीद है कि हमारे दोनों घरानों की फ्रेंडशिप हमेशा बनी रहे। यूचेंग के मैसेंजर ने तुरंत मीठी बातें की। हमारे एंसेस्टर्स एक ही क्लैन से थे। सपोर्ट करना, मदद करना और समझना हमारा फर्ज है। जूटोंग मुस्कुराया, फिर उसका लहजा बदल गया। लेकिन भाई भाई में भी हिसाब साफ होना चाहिए। सिंस जॉइंट ऑपरेशन के लिए भेजे जाने वाले सोल्जर्स की संख्या आधी हो गई है, तो पहले से तय बेनिफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी आधा होना चाहिए। यूचेंग के मैसेंजर के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। आने से पहले ही उसने अपने लॉर्ड के साथ इस बात पर चर्चा कर ली थी। प्रॉफिट शेयर कम होने वाला था, बस सवाल था कितना। लॉर्ड जुटोंग, पहले रेवेन्यू का रेशियो 6-4 तय हुआ था। अब अगर आप इसे आधा कर देंगे तो हमें सिर्फ 20% मिलेगा। इतना कम हिस्सा हमारी आर्मी को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। क्या ऐसा करें, रेवेन्यू 30% पर तय कर लें? सोल्जर्स भले ही आधे हो, लेकिन हम मिड और हाई स्टेज टियर 3 फाइटर्स ज्यादा भेजेंगे और वॉर मटेरियल्स की सप्लाई भी बढ़ाएंगे। ठक ठक ठक। जूटोंग ने कुर्सी के आर्मरेस्ट पर उंगलियां हल्के से थपथपाई।
थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही अग्रीमेंट दोबारा साइन कर लेते हैं। कुछ देर बाद यूचेंग का मैसेंजर नया अग्रीमेंट लेकर कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकला। उसने अपने गार्ड्स को बुलाया, फिर चैरियट में बैठकर सिटी लॉर्ड्स मैंशन से रवाना हो गया। मैसेंजर के जाते ही जूटोंग ने दोनों ओर बैठे अपने सबॉर्डिनेट्स की तरफ देखा और पूछा, अभी जो हुआ उस पर किसी को कुछ कहना है? लॉर्ड लॉर्ड, इस समय हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा कमी है वो कॉम्बैट फाइटर्स हैं। वॉर मटेरियल्स की तो हमने पहले ही भरपूर तैयारी कर रखी है। उस मोर्चे पर हमें कोई कमी नहीं है। यूचेंग के मैसेंजर ने भले ही कहा हो कि वे थर्ड टियर, मिड और हाई टियर फाइटर्स ज्यादा भेजेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे सच में इतनी संख्या में ऐसे फाइटर्स भेज पाएंगे। नए पिग हेड जनरल जूचिलियू ने अपनी राय रखी। मुझे भी जूचियू की बात सही लगती है। इस तरह देखा जाए तो उन्हें 30% प्रॉफिट देना थोड़ा ज्यादा है। एक और नया जनरल जू शंजाकी भी बोला। जू टोंग ने दोनों की बातें सुनने के बाद अपनी नजर जू यी पर डाली। जू यी इशारा समझ गया और बोला, मैं लॉर्ड लॉर्ड के डिसीजन का समर्थन करता हूं। हालांकि इस बार यूचेंग को दिया गया 30% हिस्सा थोड़ा ज्यादा है, लेकिन दूसरी साइड भी जानती है कि उन्होंने फायदा उठाया है। इसका मतलब है कि वे हम पर एहसानमंद रहेंगे। भविष्य में अगर हमें उनकी मदद चाहिए होगी तो वे आसानी से मना नहीं कर पाएंगे। अभी का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन असल में फ्यूचर गेन्स के लिए ग्राउंड वर्क है। जूई की बात सुनकर जूतोंग ने संतोष से सिर हिलाया। फिर जू चिलियू और बाकी 5 नए पिगहेड जनरल्स की ओर देखते हुए बोला, तुम सब जूई से सीखो। सिर्फ इमीडिएट गेन्स मत देखो, हमें फ्यूचर पर भी ध्यान देना होगा। जी लॉर्ड लॉर्ड, हमें शिक्षा मिल गई। जू चिलियू और बाकी जनरल्स ने मुट्ठी बांध कर कहा और साथ ही दिल में एक बार फिर जूई की काबिलियत को महसूस किया। जो फर्स्ट बैच की सेना हेंगशान मिलिट्री सिटी पहुंची थी, क्या उनकी व्यवस्था हो गई है? जू टोंग ने पर्सनल ट्रांसफर के जिम्मेदार जुएर से पूछा। जुएर ने थोड़ी देर सोचकर जवाब दिया, लॉर्ड ची, फर्स्ट बैच कल ही सेटल हो चुकी है। सेकंड और थर्ड बैच कल शाम तक हेंगशान मिलिट्री सिटी पहुंच जाएंगी। फोर्थ और फिफ्थ बैच को वहां पहुंचने में अभी 5 दिन और लगेंगे। जूटोंग ने सिर हिलाया और कहा, 5 दिन बाद हमारी सारी सेना इकट्ठी हो जाएगी। उसके बाद तुम सब हेंगशान मिलिट्री सिटी जाओगे और वहां से ट्रूप्स को वर्ल्ड पैसेज तक ले जाकर कैंप और बाकी फोर्टिफिकेशंस बनवाओगे। लॉर्ड लॉर्ड, क्या हमें पहले हेंगशान मिलिट्री सिटी में रुककर यूचेंग की सेना के जॉइने का इंतजार नहीं करना चाहिए? जुई ने अपनी शंका रखी। नहीं, जुटोंग ने साफ कहा। उस समय ट्रांसमिशन स्टोन के जरिए उन्हें सीधे वर्ल्ड पैसेज की लोकेशन बता देना। वे अपनी सेना को सीधे वहीं लेकर आएंगे। लॉर्ड लॉर्ड, वर्ल्ड पैसेज में बदलाव अभी इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए। अगर हम इतनी जल्दबाजी में आगे बढ़े तो क्या यह जल्दबाजी नहीं होगी? मेरी राय है कि हमें अपनी मूवमेंट्स इतनी जल्दी एक्सपोज नहीं करनी चाहिए। वर्ल्ड पैसेज में बदलाव होने के बाद पूरी सेना के साथ अटैक करेंगे, तब सामने वाली साइड को अनएक्सपेक्टेड ब्लो लगेगा। जूटोंग ने खुद जवाब देने की बजाय कहा, जू चिलियू, अपनी फाइंडिंग्स सबके सामने रखो। जी लॉर्ड लॉर्ड। अब इन्वेस्टिगेशन और पेट्रोल का जिम्मा संभाल रहे जू चिलियू तुरंत खड़ा हुआ। उसने कलाई पर पहना हुआ स्पेस टाइप स्पिरिचुअल डिवाइस एक्टिवेट किया और देखते ही देखते कॉन्फ्रेंस टेबल पर कुछ अजीब सी चीजें दिखाई देने लगीं। ये सब क्या है? जू शानजाकी ने सबकी तरफ से सवाल किया। जू चिलियू ने उन ऑब्जेक्ट्स को छेड़ते हुए कहा, ये स्पिरिट वेपन्स हैं जो मेरी कमांड की इन्वेस्टिगेशन टीम ने सोलबर्ड टेरिटरी से बरामद किए हैं। मैंने इन्हें क्राफ्ट्समैन को जांच के लिए दिया था। उनके मुताबिक ये अलर्ट और डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाले स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जूई और बाकी जनरल्स ने एक एक ब्रोकन अलर्ट स्पिरिट डिवाइस उठाकर ध्यान से देखा। ये वार्निंग स्पिरिट वेपन्स शायद वर्ल्ड पैसेज की दूसरी साइड वाले ह्यूमंस ने डिप्लॉय किए हैं। उन्होंने सोलबर्ड टेरिटरी में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे डिवाइसेस लगाए हुए हैं। ऐसे में हमारी आर्मी का बिना पता चले अटैक करना लगभग नामुमकिन है। जू चिलियू ने एनालिसिस दिया। अब सब समझ गए कि जूटोंग ने डायरेक्ट अप्रोच क्यों चुना। इतने अलर्ट स्पिरिट डिवाइसेस के रहते ट्रिक से जीतना संभव नहीं था। अब सिर्फ प्योर स्ट्रेंथ से सामने वाली साइड को हराया जा सकता था। इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इस बैटल में हम जरूर जीतेंगे और ह्यूमन वर्ल्ड पर एक ही झटके में कब्जा करेंगे। पहले के सारे अपमान का 100 गुना बदला लिया जाएगा।
जूटोंग खड़ा हुआ और मौजूद पिग हेड जनरल्स पर नजर डाली। थम। जुई और बाकी जनरल्स भी खड़े हो गए, दाएं हाथ की मुट्ठी सीने पर मारते हुए एक साथ बोले, हम 100 गुना बदला लेंगे। सूरज उग चुका था और नए दिन की शुरुआत हो चुकी थी। लोग अपने अपने घरों से निकलकर शहर के अलग अलग कोनों की ओर भागने लगे। सड़कों पर लोगों की भीड़ थी, हर तरफ पैदल चलने वालों की आवाजें और गाड़ियों के हॉर्न गूंज रहे थे। हालांकि आज संडे था, आमतौर पर सबर्बन रोड्स पर इतनी भीड़ नहीं होती, लेकिन आज हालात अलग थे। रोंगचेंग के ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के बाहर स्थित एंशिएंट ट्री प्रोटेक्शन एरिया की ओर जाने वाली सड़क पर आज गाड़ियों की संख्या सामान्य से कई गुना ज्यादा थी। ये सड़क, जो बनने के बाद कभी जैम नहीं हुई थी, आज पूरी तरह ट्रैफिक जैम से भर गई थी। इसकी वजह साफ थी। आज एंशिएंट ट्री रिजर्व को पब्लिक के लिए खोला गया था और टिकट्स खरीदने वाले लोग बड़ी संख्या में वहां पहुंच रहे थे। दोपहर में सोफा पर लेटे टीवी देख रहे लिन फे ने जम्हाई ली। अजीब है, चीसे हुआ और लिटिल स्पैरो इस वक्त आमतौर पर टीवी देख रहे होते हैं, लेकिन आज तो 1 घंटे पहले ही बाहर घूमने चले गए। ट्रिन ट्रिन। कॉफी टेबल पर रखा फोन बज उठा। लिनफे ने नजर डाली और फोन हवा में तैरता हुआ उसके सामने आ गया। जोयो है। लिनफे ने कॉलर आईडी देखकर बुदबुदाया। उसने उंगली से स्क्रीन छुई और कॉल उठा ली। हेलो लिनफे, हम अभी कम्युनिटी से निकल रहे हैं, 10 मिनट में तुम्हारे गेट पर हो जाएंगे, रेडी रहना, नीचे आ जाना। जोयो की चीयरफुल आवाज सुनाई दी। लिनफे ने आलस भरे लहजे में कहा, अभी अभी लंच किया है और थोड़ी देर आराम ही किया था, इतनी जल्दी क्यों मचा रही हो? अब ऑलमोस्ट 2 बजे होने वाले हैं, एंशिएंट ट्री रिजर्व पहुंचने में हमें 1 घंटा लगेगा। जोयो ने टाइम कैलकुलेट करते हुए कहा। उह, ठीक है। लिनफे ने दीवार की घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, मैं कपड़े बदल लेता हूं, नीचे वेट करूंगा। पीछे से वांग शाओरू की आवाज आई। शाओयुए, लिनफे से कहना कि वही न्यू क्लोथ्स पहन ले जो हमने कल उसके लिए खरीदे थे। जोयो ने हूं कहा और फिर लिनफे से बोली, लिनफे, शाओरू की बात सुनी ना? हाँ हाँ, समझ गया, न्यू क्लोथ्स ही पहनूंगा। लिनफे ने बेबसी से कहा, ठीक है, फिर मिलते हैं। इतना कहकर जोयो ने फोन काट दिया। कितनी झंझट है। लिनफे ने फोन को देखते हुए बड़बड़ाया, फिर सोफा से उठकर बेडरूम की तरफ कपड़े बदलने चला गया।